ये हमारे पास एक और स्प्लिट एसी है, इसका भी एक एसी हमने कर दिया, वो चल रहा है अभी अच्छा खासा। जो एसी लीकेज था ना यहाँ पे, ये एसी देखिए चल रहा है। और सक्शन लाइन अगर पकड़ के देखे पूरा बिल्कुल चिल्ड है एकदम। मैं यहाँ से साफ़ कर दिया हूँ और जहाँ पे लीकेज था यहाँ से मैं बंद कर दिया हूँ। लेकिन एक दूसरा एसी है, दूसरा यहाँ पर देखिए, इसमें रोटरी कंप्रेसर लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है ना, मैं आया हूँ यहाँ पर देखा हूँ तो यहाँ पर ऑयल निकला हुआ था, नीचे देखिए ऑयल गिरा हुआ है नीचे टपक के। मैं समझ गया कहीं ना कहीं पाइप फटा हुआ है इसका। तो यहाँ पर आकर के मैं चेक किया तो मैं आपको दिखाऊं अगर इसका लीकेज। तो यहाँ पर ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए पाइप फटा हुआ है ना, देखिए ये कहाँ पे है, 4 वे रिवर्सिंग वाल्व का जो ना डिस्चार्ज लाइन जो निकल रहा है कंप्रेसर से डिस्चार्ज लाइन निकल रहा है, ये यहाँ पे ये फटा हुआ है। देखिए डिस्चार्ज लाइन, 4 वे रिवर्सिंग वाल्व का जो पाइप है ना, ये पाइप फट गया है, दिखाई दे रहा है आपको। तो इसे हम अभी इस लीकेज जो फटा हुआ है इसे हम रिपेयर करेंगे अभी। और रिपेयर कैसे करना है इसको भी मैं दिखाऊंगा, अभी सिखाऊंगा कि किस तरह से इसे रिपेयर करना है। क्योंकि ऐसे जगह पे ना 4 वे रिवर्सिंग वाल्व, देखिए 4 वे रिवर्सिंग वाल्व के ठीक नीचे वाला पाइप है फटा है। और यहाँ पर एक कैपलरी, ये जो है ना 4 वे रिवर्सिंग वाल्व की कैपलरी लगी हुई है, इसे भी बचाना है और इसे ब्रेजिंग भी करना है। यानी कि आपको 4 वे रिवर्सिंग वाल्व भी बचाना है, कैपलरी छूटने ना पाए इसका जॉइंट। क्योंकि यहाँ पे जब हम फ्लेम मारेंगे तो ये कैपलरी छूट जाएगा यहाँ से। तो इसे कैसे बचाना है कैपलरी को और कैसे इसे ब्रेजिंग करना है, इसको हम सीखेंगे अभी बिल्कुल प्रैक्टिकल करके। तो चलिए उससे पहले मैं खाना खा लेता हूँ, उसके बाद मैं इसको करूँगा क्योंकि बहुत धूप है और टाइम हो गया है खाना खाने का। तो चलिए इसका ब्रेजिंग करना स्टार्ट करते हैं। लीकेज पहले देख लीजिए, बारीकी से देखिए लीकेज, देखिए यहाँ पे है, देखिए ये देखिए सफ़ेद कलर का निकल रहा है हल्का हल्का, ये देखिए यहाँ से लेके इस तरह से पाइप फटा हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक पाइप फटा हुआ, बहुत बारीक है ये। तो इसको कवर करने के लिए 4 वे रिवर्सिंग वाल्व को बचाने के लिए एक कॉटन का कपड़ा चाहिए। लेकिन कॉटन का कपड़ा नहीं है मेरे पास, मैं टिश्यू पेपर लाया हूँ और इसी को भिगा करके मैं इसको कवर करूँगा। तो चलिए इसे कवर करता हूँ, उसके बाद मैं ब्रेजिंग करके मैं पहले गैस निकाल देता हूँ। इसमें गैस है, 60 का प्रेशर है, तो यहाँ से मैं निकाल देता हूँ खोल के। यहाँ से खोल दिया मैं और ये छोड़ दूँगा इसे। क्योंकि चाहे तो मैं पिन वाल भी निकालूँ, इसका पिन निकालूँ, या तो यहाँ से खोल दूँ, बात तो एक ही है। तो इसे गैस निकल जाने देते हैं पूरा, उसके बाद यहाँ से हम ब्रेजिंग करना स्टार्ट करते हैं। देखिए लीकेज आप देख पा रहे हैं कि नहीं, कैमरा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, इतना धूप है कि दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए यहाँ पे है लीकेज। मुझे ये कैपलरी बचाना है, ये वाला कैपलरी बचाना है और यहाँ पर ब्रेजिंग करना है मुझे। मैं टिश्यू पेपर लगा करके इसे कवर कर देता हूँ और टिश्यू पेपर भिगा करके फिर मैं ब्रेजिंग करना स्टार्ट करता हूँ।
ब्रेजिंग करना हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा ब्रेजिंग कंप्लीट हुआ है। अब देखते हैं कि ये ब्रेजिंग सक्सेस हुआ है कि नहीं, क्योंकि ये कैपिलरी को मैं बचाया हूँ। कैपिलरी को बचाते बचाते मैं ब्रेजिंग किया हूँ। और ये देखिए टिश्यू पेपर जो मैं लगाया था जल गया है। तो इसमें अभी प्रेशर डालते हैं और देखते हैं कि क्या लीकेज बंद हुआ। तो लीकेज में डालते हैं और लीकेज चेक करते हैं प्रेशर डाल के। यहाँ पे था लीकेज, फिलहाल अभी तो नहीं दिख रहा है। 50 का प्रेशर हुआ है। तो इसमें प्रेशर हम डालते हैं, देखते हैं क्या होता है। लगता है सक्सेसफुल रहा हमारा ब्रेजिंग। जो मैं बचा बचा के ब्रेजिंग किया हूँ ये सक्सेस रहा, क्योंकि अभी लीकेज नहीं दिख रहा है। और बारीक झाग से अभी हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे लीकेज नहीं है, लीकेज हमारा बंद हो चुका है। अब यहाँ से टिश्यू पेपर को हम निकाल देते हैं जो सेफ्टी के लिए हमने लगाया था। और इसमें हम गैस चार्जिंग करते हैं। अब देखिए ना, इसमें मैं बिना वैक्यूम के गैस चार्जिंग करूँगा और देखते हैं सक्सेस होता है कि नहीं। वैक्यूम पंप मैं लाया नहीं है मेरे पास में वैक्यूम पंप। और इसमें मैं प्रेशर एक तरफ से डाल के एक तरफ से निकाल दूँगा और उसके बाद गैस। यहाँ पर देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी मैं देने वाला हूँ। एक विंडो एसी है जिसका मैं कंप्रेसर रिप्लेस कर रहा हूँ। कंप्रेसर मैं रिमूव कर दिया हूँ। फ़िलहाल मैं वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैं बताता हूँ, कूलिंग कॉइल को अलग और कंडेंसर को अलग अलग करके फ्लश करना है। और कंप्रेसर के साथ में नहीं, कंप्रेसर मैं नया लाया हूँ, देख सकते हैं आप। कंप्रेसर नया लगाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं सिस्टम को फ्लश करूंगा। आखिर ये कंप्रेसर ख़राब क्यों हुआ? हो सकता है कि इसमें ऑयलिंग हो, कचरा हो, और ये फ़िल्टर लगा हुआ है। आप देख सकते हैं, ये मैं बोला था ना कि जब भी कंडेंसर का जो आउटपुट निकलता है, देखिए कंडेंसर का ये आउटपुट है ना, ये आउटपुट निकल रहा है। आउटपुट निकलते ही यहाँ पर ड्रायर फिल्टर लगा हुआ है। इसके बाद यहाँ से मैं कैपिलरी को कट कर दिया हूँ, क्योंकि कैपिलरी मैं नया लगाने वाला हूँ, इसलिए कैपिलरी को कट कर दिया। यहाँ पर कैपिलरी जॉइंट होगा, ये आउटपुट है। उसके बाद ये चला जाएगा वहाँ पे कूलिंग कॉइल के साथ में, जो कैपिलरी जाके कूलिंग कॉइल में जॉइंट होता है ना, लिक्विड लाइन ये होता है। तो यहाँ पर हम कैपिलरी को जॉइंट करेंगे और यहाँ पे अब इसको फ्लश कैसे करना है इसको समझ लीजिए। ये कंप्रेसर का डिस्चार्ज जो है ना, ये कंप्रेसर का डिस्चार्ज जो निकल रहा है यहाँ से, वो यहाँ पे जॉइंट था। ये कंप्रेसर का डिस्चार्ज निकल रहा है यहाँ से, ये जाता है कहाँ पे? कंडेंसर में। कंडेंसर के इनपुट में जाता है इनपुट। अब इसके बाद आउटपुट यहाँ से निकलता है, कंडेंसर में पूरा घूम करके आउटपुट यहाँ से निकलता है, ड्रायर फिल्टर में जाता है। उसके बाद कैपिलरी से होता हुआ चला जाता है कूलिंग कॉइल में। कूलिंग कॉइल से फिर वापस ये मोटे पाइप के रास्ते से, ये सक्शन लाइन है, मोटे पाइप के रास्ते से आकर के कहाँ पे जुड़ता है? कंप्रेसर के ये रिसीवर में यहाँ पे आके जुड़ता है। रोटरी कंप्रेसर है। तो फ्लश मारने के लिए अब देखिए, कंप्रेसर को, कंडेंसर को अलग फ्लश मारेंगे, कूलिंग कॉइल को कैसे? जो डिस्चार्ज लाइन निकलता है कंप्रेसर का, जहाँ पे जॉइंट होता है, यहाँ पर हमने एक चार्जिंग पिन वाल्व यहाँ पे हमने जॉइंट कर दिया है। अब यहाँ पे मैं ब्रेजिंग कर दूंगा इसे,
और यहाँ से मैं रेफ्रिजरेंट हमारे पास है प्रेशर मारने के लिए, तो रेफ्रिजरेंट से मैं प्रेशर मारूंगा और यहाँ से आउटपुट निकलेगा। यहाँ से निकलेगा, जो भी कचरा ऑयल होगा वो यहाँ से निकल जाएगा। अब कूलिंग कॉइल को फ्लश मारने के लिए मैं यहाँ से या तो ये मोटे पाइप के रास्ते से यहाँ से प्रेशर डालूँगा और यहाँ से निकलेगा, या तो यहाँ से डालूँगा, यहाँ से निकलेगा। तो कहीं से भी डाल सकते हैं। तो मैं देखता हूँ अभी यहाँ से डालूँगा और यहाँ से कैपिलरी के रास्ते से निकलेगा, या तो यहाँ से डालूँगा, यहाँ से निकलेगा। तो चलिए इसको ब्रेजिंग करके उसके बाद फ्लशिंग करते हैं। तो ये हमने ब्रेजिंग कर दिया, पिन वाल्व यहाँ पे जॉइंट हो चुका है। अब यहाँ से हम गैस का प्रेशर मारेंगे। सिलेंडर लाया हूँ तो उसको मैं यहाँ से खोल देता हूँ। इसे भी ज्वाइन करते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक लाइन का यूज़ करेंगे प्लस करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे सिर्फ एक लाइन का यूज करूँगा। एक पाइप हमने ज्वाइन कर दिया और एक हम सिलेंडर में ज्वाइन करते हैं। एक सिलेंडर में ज्वाइन कर रहा हूँ, यहाँ सिलेंडर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पे ज्वाइन कर दिया हमने। अब यहाँ से प्रेशर को खोलूँगा, यहाँ से जाएगा इस लाइन से, जो कंप्रेसर का डिस्चार्ज यहाँ पे जुड़ता है, ये यहाँ से उसका कंडेंसर से होता हुआ पूरा फ्लश करता हुआ ये लाइन से निकलेगा, ये वाले पाइप से दिखाई दे रहा है। हाँ, ये वाले पाइप से निकलेगा। मैं इसमें खोलता हूँ, पाइप अभी गर्म है, मेरा हाथ भी जल गया थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा ऑयल निकल रहा है। चूँकि
बहुत ज़्यादा है इसमें, देखिए। इसी वजह से कंप्रेसर ख़राब हुआ है। अब ये R22 है, इसका प्रेशर ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन अगर इसकी जगह पे R410 होता तो और बेहतरीन तरीके से ये फ्लश होता। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये इसमें कचरा जमा हुआ है। तो इसको अंगूठे से दबा दबा करके इसको फ्लश करेंगे। ये आप देख सकते हैं। ये भी कुछ हद तक ये साफ हो गया है, ये आप देख सकते हैं। कंडेंसर में ऑयलिंग है अभी। ये हम सक्शन लाइन को भी यानी कि कूलिंग कॉइल को भी इसी तरह से फ्लश करेंगे। ये कंडेंसर फ्लश हो चुका है अभी। अब हम कूलिंग कॉइल को भी इसी तरह से फ्लश करते हैं। तो तब तक मैं वीडियो को स्किप करता हूँ, मैं पाइप यहाँ पे ज्वाइंट करता हूँ और ये कूलिंग कॉइल को भी फ्लश करते हैं। अभी हाथ कहाँ साफ करूँ। तो अभी आप देख सकते हैं ये हमारा कंडेंसर फ्लश हो चुका है। अब मैं यहाँ से जॉइंट छुड़ा करके अब मैं यहाँ पे जॉइंट कर दिया हूँ। ये यहाँ से जाएगा कैपिलरी के रास्ते से कूलिंग कॉइल में जाएगा, कूलिंग कॉइल में जाएगा। उसके बाद यहाँ से सक्शन लाइन के रास्ते से वो वापस आएगा। यहाँ से अब मैं ये पिन वालों को मैं जॉइंट कर दिया हूँ। यहाँ पे देखिए दिख रहा है कि नहीं, क्लियर नहीं दिख रहा है। यहाँ पे मैं जॉइंट कर दिया हूँ। अब यहाँ से जाएगा कूलिंग कॉइल में और कूलिंग कॉइल से वापस इस सक्शन लाइन के रास्ते से यहाँ से वो वापस आएगा। तब ये कूलिंग कॉइल भी क्लीन हो जाएगा। आपने देखा कितना ज़्यादा ऑयल निकला हुआ है, देखिए आप देख सकते हैं ये सारा ऑयल निकला है कंडेंसर में से। इसी वजह से कंप्रेसर दीवार में भी देखिए, इसी वजह से ये कंप्रेसर ख़राब हुआ था। तो चलिए यहाँ से थोड़ा सा गर्म है, अभी थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद यहाँ से प्रेशर डालते हैं और पूरा कूलिंग कॉइल क्लीन करके यहाँ से बाहर निकलेगा रेफ्रिजरेंट। ये गैस है, इससे मैं फ्लश मार रहा हूँ। मेरे पास नाइट्रोजन नहीं है तो गैस से ही फ्लश मार रहा हूँ मैं। उसके बाद एक कंप्रेसर को इंस्टॉल करेंगे, फिर इसमें गैस चार्जिंग करेंगे
और ये एक चीज़ यहाँ पर मैं सेल्फ वैक्यूम करने वाला हूँ, वैक्यूम पंप नहीं है तो मैं सेल्फ वैक्यूम करने वाला हूँ। स्प्लिट ऐसी होता है तो एक रास्ते से गैस डालिए और दूसरे रास्ते से निकाल लीजिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें ये हमारा यहाँ से हम सेल्फ वैक्यूम करेंगे, जो कंपनी वाले ने करके दिया है सेल्फ वैक्यूम, यहाँ से वहीं से हम सेल्फ वैक्यूम करेंगे। यहाँ से सारा सिस्टम क्लोज कर देंगे, उसके बाद कंप्रेसर को स्टार्ट करेंगे और यहाँ से बाहर निकलेगा जितना भी इसमें एयर होगा सब यहाँ से बाहर निकल जाएगा। लेकिन उससे पहले सब कुछ लॉक कर देंगे हम। मैं दिखाऊंगा अभी प्रैक्टिकल करके कि किस तरह से लॉक किया जाता है और किस तरह से यहाँ से सेल्फ वैक्यूम किया जाता है। तो चलिए अभी ये अभी भी गर्म है, क्योंकि ये गर्म है तो ये वाल जल जाएगा, इसलिए थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तो चलिए इसे हम करते हैं, लगाते हैं इसमें। तो यहाँ से हम लाइन को कनेक्ट करते हैं। और यहाँ से गैस को खोलते हैं। ब्रेजिंग नहीं हुआ सही से, थोड़ा सा लीक रह गया है, उसे हम ब्रेजिंग कर देते हैं। उसके बाद तो हम जॉइन करते हैं। ये बंद हो गया है, मैं थोड़ा सा ठंडा हो जाए अभी। अभी गर्म है। अभी बहुत गर्म है, जला देगा ये। वीडियो को पॉज करता हूँ मैं, क्योंकि ये रबर को जला देगा। तो थोड़ा सा मैं पानी लेके आया हूँ ठंडा करने के लिए, ताकि जल्दी ठंडा हो जाए और मैं जल्दी काम ख़त्म कर सकूँ। तो चलिए ठंडा हो गया है। अब यहाँ से गैस को खोलता हूँ मैं। अब यहाँ से देखिए ये सक्शन लाइन के रास्ते से निकल रहा है। यहाँ देखिए कूलिंग कॉइल में भी ऑयल है। कॉइल में उतना फिलहाल उतना ज़्यादा नहीं है, देख सकते हैं आप।
कूलिंग कॉइल में कम है। इस तरह से प्रेस मारते हैं, आप देख सकते हैं। चलिए, इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं है, साफ़ है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कैपिलरी चेंज करना। अभी यहाँ पे देखिए ना, इंस्टॉलेशन के बाद का जो प्रोसेस है, स्प्लिट एसी जब इंस्टॉल कर लेते हैं। एक्चुअली मैं यही एसी अनइंस्टॉल किया था दूसरी जगह पे लगाने के लिए, लेकिन वापस से कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से मैं वो एसी वहाँ पे इंस्टॉल नहीं किया, बल्कि यहीं पे मैंने इंस्टॉल कर दिया वापस। तो आउटडोर इंस्टॉल करने के बाद का जो प्रोसेस है ना, हमने टेप मार दिया था और गैस हमने लॉक कर दिया था। अब इसको देखिए, इसके आगे का प्रोसेस क्या है। चाहे नया एसी इंस्टॉल हो या फिर पुराना एसी इंस्टॉल कर रहे हो, सबका प्रोसेस सेम होता है। कैसे करना है, क्योंकि जो नया एसी होता है, आउटडोर में गैस स्टोर होता है कंपनी से, और जो पुराना एसी है उसमें भी हमने आउटडोर में गैस स्टोर कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए, ये फ्लेयर नट यहाँ पे लगा हुआ है, फ्लेयरिंग बना हुआ है पहले से ही, और इसको भी हम यहाँ से खोलेंगे। ये हमने निकाल दिया। ये इसका सर्विस वाल्व है, सक्शन लाइन का और डिस्चार्ज लाइन का। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि सिस्टम में गैस है कि नहीं है, तो उसके लिए कोई भी एक सर्विस वाल्व को खोलिए, या तो यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, जो चार्जिंग वाल है ना, यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। कैसे? इसे हम खोलेंगे चार्जिंग वाल को, और यहाँ से इसके पिन को दबाएंगे। तो देखिए, यहाँ से तो फ़िलहाल नहीं निकल रहा क्योंकि गैस लॉक है। तो यहाँ से मैं ये वाल की से मैं इसे थोड़ा सा खोलूँगा। ये देखिए, गैस निकल रहा है ना, इसमें गैस है। तो अब देखिए आगे का प्रोसेस जो है, किस तरह से हमें करना है। ये हम दोनों वाल्की को खोल देंगे, क्योंकि दोनों हमारा डिस्चार्ज लाइन और सक्शन लाइन दोनों लॉक है, दोनों गैस लॉक है। तो इसे हम कनेक्ट करेंगे यहाँ पर। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर टेफ्लॉन टेप लगा लेता हूँ, ताकि गैस लीक होने के चांस ना हो। फ़िलहाल अगर फ्लेयर सही से बना है तो टेफ्लॉन टेप लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो टेफ्लॉन टेप हम नहीं लगाएंगे। और इसे हम लाइन को बंद करेंगे, पहले सक्शन लाइन को बंद कर देते हैं। तो अब देखिए, एक चीज़ मैं यहाँ पे मैं बता दूँ कि ये जो फ्लेयरिंग नट है ना, इसे बैठाने के लिए जब तक इसका सीधा, बिल्कुल एकदम सीधा पाइप बैठेगा नहीं, तब तक ये फ्लेयर नट आप नहीं बैठा सकते किसी भी कीमत पे। अगर थोड़ा भी टेपर है तो आप इसे नहीं बैठा सकते, टाइट ही नहीं होगा, एक भी चूड़ी टाइट नहीं होगा। तो कभी भी इसको बैठाने के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सीधा बिल्कुल पाइप होना चाहिए। अब देखिए, नया एसी में कुछ लोग कहते हैं कि वैक्यूम टेक्नीशियन ने वैक्यूम नहीं किया, तो उसे कैसे करते हैं हम? वैक्यूम करने की ज़रूरत नहीं है। नया एसी होता है तो वैक्यूम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास वैक्यूम पंप है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर
ये है ना, इसे हम टाइट कर देते हैं, उसके बाद हम बताते हैं। ये सक्शन लाइन हमारा टाइट हो गया। अगर वैक्यूम पंप है तो भी और नहीं है तो भी कैसे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन दोनों सर्विस वाल्व को, दोनों फ्लेयर नट को हमें बंद कर देना है। दोनों फ्लेयर नट हमारा बंद हो चुका है। मानिए अभी मैं छोड़ा हूँ कि वैक्यूम पंप हमारे पास नहीं है, तो दोनों हमारा फ्लेयर नट बंद हो चुका है। अब यहाँ पर हम चार्जिंग लाइन को लगाएंगे और वैक्यूम जैसे किया जाता है ना, दोनों उस समय ध्यान रहे कि दोनों सर्विस वाल्व जो वाल्व की है ना, दोनों क्लोज होना चाहिए, गैस बंद होना चाहिए। तो हमें सिर्फ इंडोर को वैक्यूम करना है। तो यहाँ से हम चार्जिंग लाइन लगा करके और वैक्यूम करेंगे। तो हमारा जो ये सक्शन लाइन में और डिस्चार्ज लाइन में, इंडोर में जितना भी एयर है वो खींच लेगा, पूरा बाहर खींच लेगा। तो ये हमारा वैक्यूम कंप्लीट हो जाता है इंडोर में। आउटडोर में वैक्यूम करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आउटडोर में ऑलरेडी गैस स्टोर है, इसलिए आउटडोर में हमें वैक्यूम करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इंडोर वैक्यूम करने की ज़रूरत है। तो यहाँ से हम चार्जिंग लाइन को यहाँ पे लगाएंगे और चार्जिंग लाइन इंडोर से लेकर के पूरा खींच लेगा जितना इंडोर में है, क्योंकि ये इंडोर में जा रहा है, ये डिस्चार्ज लाइन से जा रहा है इंडोर में और यहाँ से वापस आ रहा है ये, तो यहाँ से आकर के खींच लेता है पूरा। आउटडोर सेफ़ है आउटडोर में, क्योंकि इसमें गैस स्टोर है पहले से। अब देखिए, डिस्चार्ज हमारे पास वैक्यूम पंप नहीं है तो हम क्या करेंगे। अगर वैक्यूम पंप नहीं है तो उस केस में हमें क्या करना है कि ये सक्शन लाइन का वाल की है ना, थोड़ा सा खोलेंगे तो यहाँ से गैस जाएगा इंडोर में, इंडोर से वापस ये डिस्चार्ज लाइन के रास्ते से वापस आएगा और निकलते निकलते में, गैस निकलते निकलते में जब आपको लगे कि एयर निकल गया है और गैस आ रहा है, उसके बाद इसे क्या करना है कि ये फ्लेयर नट को हमें बंद कर देना है जल्दी जल्दी करके। तो चलिए देखते हैं, खोलते हैं इसे। अभी देखिए इंडोर से आएगा गैस, ये देखिए इंडोर से आ रहा है ना, यहाँ से जा रहा है गैस और यहाँ से आ रहा है। तो थोड़ा सा खोलते हैं, यहाँ से जितना भी एयर था ना वो धक्का मार के यहाँ से फेंक रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसे गैस निकलते निकलते में इसे हम बंद कर देंगे। देखिए निकल रहा है ना, गैस आने लगा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे हम बंद कर देंगे डिस्चार्ज लाइन के फ्लेयर नट को, निकलते निकलते में बंद कर देना है गैस। गैस बंद नहीं करना, निकलते निकलते में गैस आपको, ये फ्लेयर नट आपको टाइट कर देना है। देखिए अभी भी निकल रहा है, थोड़ा सा गैस निकलेगा, लगभग 50 ग्राम के अराउंड में या फिर 20 ग्राम जो भी निकला। अब ये गैस खोलने से पहले आपको यहाँ पे एक क्लियर कर लेना है कि यहाँ पर एक जॉइंट होता है, जो इंडोर से निकल रहा है ना, यहाँ पर एक जॉइंट होता है। तो इसे पहले क्लियर कर लेना है कि वो फ्लेयर नट बंद है कि नहीं। वो बंद हो गया है तो हमें क्या करना है कि गैस को पूरा खोल देना है। यहाँ से पहले थोड़ा खोलना है, थोड़ा खोल करके हमें लीकेज चेक कर लेना है। तो ये हम वायरिंग बाद में करेंगे, वायर हमारा बिखरा हुआ है। तो हम लीकेज को चेक कर लेते हैं कि लीकेज तो नहीं है। तो यहाँ से हम फेरी को यहाँ से डालते हैं, जो साबुन को लीकेज चेक करने के लिए साबुन के झाग को डालते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर लीकेज नहीं है, लीकेज होता तो इतने में पता चल जाता। यहाँ पर लीकेज नहीं है, इतने में पता चल जाता है। तो फ्लेयर हमारा अगर सही बना रहेगा ना तो टेफ्लॉन टेप लगाने की ज़रूरत नहीं है और लीकेज भी हमारा अच्छे से बंद हो जाता है। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम पूरे गैस को खोल देंगे और जब पूरा गैस खोल देते हैं ना तो उसके बाद क्या होता है कि प्रेशर बढ़ जाता है थोड़ा सा। फिर बाद में थोड़ा सा और लीकेज चेक कर लेते हैं
क्योंकि हमने पूरा गैस खोला तो प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया है अभी। पहले थोड़ा गैस हमने खोला था तो प्रेशर कम था। यही प्रोसेस होता है चाहे नया एसी हो या फिर पुराना एसी हो। अब वायरिंग की बात की जाए अगर, तो ये हमारे पास 4 वायर है। एलजी का सिस्टम है ये। तो यहाँ पर 4 वायर है, 2 वायर न्यूट्रल और लाइन यहाँ पर आता है, इंडोर से डायरेक्ट आता है ये। इसका सर्किट डायग्राम मैं बाद में बताऊंगा। और यहाँ पे कंट्रोल वायर होता है, एक फ़ैन के लिए होता है। तो यहाँ पर इस तरह से 4 वायर होते हैं। 4 वायर इंडोर में भी होते हैं। तो इसका वायरिंग मैं बाद में किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा, प्रैक्टिकल बिल्कुल दिखा करके। यहाँ से समझ में नहीं आएगा। तो बस वायरिंग करने का जो तरीका है, जो इंडोर में जिस तरह से वायर लगाएंगे उसी तरह से वायर हमें आउटडोर में भी लगा देना है। वायरिंग हमारा कंप्लीट हो जाता है। चाहे जो भी एसी हो, जो कलर कोड से कोई मतलब नहीं होता है। फ़िलहाल डायग्राम में कलर कोड दिया जाता है। तो अगर डायग्राम देख करके कर रहे हैं तो जो कलर कोड दर्शाया गया है वही कलर कोड आपको लगाना है। फ़िलहाल ये अलग वायर है, मैं अलग वायर ख़रीद करके लगाया हूँ ये। तो ये इसमें कलर कोड का कोई वो नहीं है। लेकिन लाइन में रेड कलर का वायर और न्यूट्रल में ब्लू कलर का वायर या फिर ब्लैक कलर का वायर लगाएं तो बेहतर होगा। रेड कलर का वायर हमेशा लाइन में यूज किया जाता है, यानी कि फेस सप्लाई में। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। बस वायरिंग करना है, उसके बाद एसी को ऑन करवाना है। इंडोर कंप्लीट है। इंडोर में वीडियो शूट नहीं कर पाया, इसलिए वहाँ का वीडियो मैं आपको दिखा नहीं पाया। अब देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि जो आप वाल की खोल रहे हैं ना, इसको अच्छी तरह से खोलना चाहिए, बिल्कुल टाइट खोलना चाहिए, ताकि यहाँ पर आके कि बैठ जाए। यहाँ पे एक वाल होता है ताकि यहाँ से लीकेज होने के चांस ना हो। इसलिए अच्छे से इसको खोल करके इतना खोलना चाहिए ताकि यहाँ पर आकर के टच हो जाए और अच्छे से टाइट हो जाए ये। अब इसे हम यहाँ से बंद कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ बाकी हमारा वायर लगा करके हम एसी को ऑन करवाते हैं। फिर देखते हैं, इसका कूलिंग चेक करते हैं। फ़िलहाल पहले जब मैं गैस स्टोर किया था तो गैस इसका कंप्लीट था। तो अभी भी फ़िलहाल ये गैस कंप्लीट ही होगा, क्योंकि गैस कम होने के चांस नहीं है इसमें। क्योंकि थोड़ा सा गैस निकला है, उतने से कुछ नहीं होता है। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब तो एक बार फिर से हम लीकेज को चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमने पूरा गैस खोल दिया है। तो अभी देख सकते हैं कि लीकेज नहीं है यहाँ पे। देखिए लीकेज नहीं है यहाँ पे। लीकेज होता है इतने में मालूम हो जाता। पूरा गैस खोल चुका हूँ इसमें। 150 के ऊपर स्टैंडिंग प्रेशर है इसका, फिर भी कोई भी यहाँ पर एक भी बुलबुला नहीं दिख रहा है। तो चलिए वायर को कनेक्ट करते हैं। उसके लिए मैं मोबाइल थोड़ा सा बंद करूँगा, वायरिंग करके फिर मैं दिखाता हूँ आपको। एसी का लीकेज चेक करने के लिए नाइट्रोजन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? चाहे वो स्प्लिट एसी हो, विंडो एसी हो, कोई भी रेफ्रिजरेटर हो, डिफ्रीजर हो, कोई भी एयर कंडीशनर सिस्टम हो, रेफ्रिजरेशन सिस्टम हो, उसका लीकेज चेक करने के लिए नाइट्रोजन का इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है। क्यों? और फ्लश करने के लिए भी नाइट्रोजन का इस्तेमाल रिकमेंडेबल होता है कि नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाए तो अच्छी तरह से सिस्टम को फ्लश कर सकते हैं और लीकेज चेक कर सकते हैं। चाहे कोई भी बड़ा से बड़ा सिस्टम हो, VRF हो, HVAC हो, मिनी स्प्लिट एसी हो, विंडो एसी हो, कोई भी एयर कंडीशनर हो, उसको चेक करने, लीकेज चेक करने के लिए या फिर फ्लश करने के लिए काफ़ी डिटेल्स में मैं बताऊंगा कि नाइट्रोजन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है और उसका प्रेशर कितना होता है। और उसके मुकाबले जब हम वर्कशॉप कंप्रेसर से प्रेशर मारते हैं, लीकेज चेक करने के लिए कंप्रेसर से हम प्रेशर देते हैं, तो और फ्लश करने के लिए भी कभी कभी वर्कशॉप कंप्रेसर का यूज किया जाता है। तो उसके बजाय हम नाइट्रोजन का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो चलिए इसे हम सीख लेते हैं और एक एक करके डिटेल्स में हम समझ लेते हैं।
एक्चुअली होता क्या है, उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम बात करते हैं कि नाइट्रोजन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। वैसे भी नाइट्रोजन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है लीकेज को चेक करने के लिए और फ्लश मारने के लिए। क्यों? क्योंकि कंप्रेसर से जब हम फ्लश मारते हैं ना, तो एक मिनी स्प्लिट एयर कंडीशनर को अगर पाइपलाइन में लगा हुआ है या फिर सिर्फ इंडोर को या फिर सिर्फ कंडेंसर को आप अगर फ्लश कर रहे हैं, तो वर्कशॉप कंप्रेसर से आप उसे फ्लश नहीं कर सकते। वैसे तो थोड़ा बहुत तो निकल जाता है, लेकिन वर्कशॉप कंप्रेसर से आप उतनी अच्छी तरह से फ्लश नहीं कर सकते। अगर उसमें ऑयलिंग है, पुराना सिस्टम है, मानिए नया सिस्टम हो तो उसमें नया सिस्टम में ऑयलिंग ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन पुराने सिस्टम में ऑयलिंग ज़्यादा होता है। अगर मानिए कि ऑयलिंग उसमें बहुत ज़्यादा है सिस्टम में, और मिनी अगर स्प्लिट एसी या फिर विंडो एसी की बात की जाए, तो वर्कशॉप से कंप्रेसर से कभी कभी लगभग 50% के अराउंड में चल जाता है। लेकिन अगर मानिए कि वही आपका बड़ा सिस्टम है HVAC, जैसे कि 5 टन का हो गया, 10 टन का हो गया, 20 टन का हो गया, अगर ऐसे एसी को फ्लश करना है या फिर प्रेशर डाल के लीकेज चेक करना है, तो आप वर्कशॉप कंप्रेसर से आप नहीं कर सकते हैं। उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर वाला उसमें आपको गैस चाहिए, जो कि नाइट्रोजन गैस का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। आप जितना भी बड़ा सिस्टम आप प्रेशर लिक्विड आप उसमें जितना भी मानिए कि उसमें ऑयलिंग है, कचरा है, जो भी है, आप अगर नाइट्रोजन से फ्लश करते हैं तो सारे कचरे को एक साथ निकाल करके बाहर फेंक देता है। अगर मानिए कि वर्कशॉप कंप्रेसर से आप 200 का प्रेशर, मानिए कि जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि अगर 200 का प्रेशर आप डालते हैं सिस्टम में, तो 200 का प्रेशर डालने के लिए उसमें क्या है ना, कितना टाइम लग जाता है, कम से कम 5 मिनट से 10 मिनट के अराउंड में टाइम आपको लग जाता है 200 का प्रेशर डालने में। वर्कशॉप कंप्रेसर, छोटे वर्कशॉप कंप्रेसर का यूज करते हैं। तो अगर मानिए कि उसी के जगह पे आप नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं, तो नाइट्रोजन का इस्तेमाल जब करते हैं तो आप सिर्फ एक बार वाल्व को खोलते हैं ना, तो 200 से 300 का प्रेशर एक झटके में चला जाता है। बताइए कितना ज़्यादा प्रेशर होता है नाइट्रोजन का। इसीलिए कभी भी लीकेज चेक करने के लिए नाइट्रोजन का, अब मैं एग्जांपल भी बताऊंगा कि वर्कशॉप कंप्रेसर से अगर आप 200 का प्रेशर डाल देते हैं उसमें, और उसमें कूलिंग कॉइल में या फिर कंडेंसर में लीकेज है और पानी के टैंक में आप उसे डुबाते हैं, तो डुबाते ही क्या होता है कि उसमें थोड़ा थोड़ा करके बुलबुला, बहुत बारीक बुलबुला फेंकता है उसमें, बहुत बारीक। तो अगर मानिए कि बहुत माइनर लीकेज है ना, माइनर लीकेज कभी भी जो वर्कशॉप कंप्रेसर से आप या तो रेफ्रिजरेंट डालते हैं, तो उस प्रेशर से माइनर लीकेज कभी भी नहीं मिल पाएगा। इसको ध्यान में रखिए। माइनर लीकेज को चेक करने के लिए बड़ा लीकेज है, पाइप फट गया है या फिर मोटा लीकेज है, तो ऐसे लीकेज को चेक करने के लिए आप रेफ्रिजरेंट का यूज कर सकते हैं या फिर वर्कशॉप कंप्रेसर का यूज कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बहुत माइनर, कभी कभी ऐसा होता है, इतना माइनर लीकेज होता है कि अगर आप रेफ्रिजरेंट चार्ज कर देते हैं सिस्टम में, आपको लीकेज साबुन के झाग से लीकेज नहीं मिला, तो आप गैस चार्ज कर देते हैं, उसमें चले जाते हैं, उसके बाद वो गैस निकलने में 2-3 महीना लग जाता है। क्यों? क्योंकि जब सिस्टम चल रहा होता है तब वहाँ से माइनर लीकेज में से गैस नहीं निकलता है, जब सिस्टम चल रहा होता है। तो जब सिस्टम बंद होता है, यानी कि रेफ्रिजरेंट स्टैंडिंग पोजीशन में आता है, तब वहाँ से प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाता है स्टैंडिंग पोजीशन में, तब वहाँ से गैस निकलना धीरे धीरे बारीक बारीक करके निकलना शुरू हो जाता है और 2-3 महीने लग जाते हैं गैस को निकलने में। और एक चीज़ प्लस पॉइंट में मैं यहाँ पे टिप्स बताता चलूँ कि जितना भी माइनर लीकेज है, उस लीकेज को चेक करने के लिए, आपको पहचानने के लिए, कि अगर आप पहचानना चाहते हैं कि लीकेज कहाँ पे है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, मैं वीडियो प्रैक्टिकल बना रखा हूँ कि आप माइनर लीकेज कैसे चेक कर सकते हैं। आपको पहचानना इस तरह से है कि आप सिस्टम में कहीं भी देखेंगे, पूरे कॉपर पाइप को, जो कंडेंसर में, कूलिंग कॉइल में कॉपर पाइप को देखेंगे, जहाँ पर भी लीकेज होगा, चाहे यू एंड पे या फिर सक्शन लाइन पे, डिस्चार्ज लाइन पे, जहाँ भी लीकेज होगा उस जगह पे ऑयलिंग दिखेगा।
कहीं भी लीकेज हो, कभी कभी आप देखे होंगे जहाँ सक्शन लाइन जो सर्विस वाल्व होता है हमारा, सक्शन लाइन डिस्चार्ज लाइन, तो वहाँ पर फ्लेयर नट जुड़ा होता है। किसी एसी में आप देखे होंगे कि उस फ्लेयर नट के पास में, सर्विस वाल्व के पास में ऑयलिंग होता है। तो ऑयलिंग ऐसे ही नहीं होता है जिसमें लीकेज नहीं होता, वहाँ से कुछ ना कुछ रेफ्रिजरेंट लीक हुआ है उसकी वजह से, क्योंकि जब रेफ्रिजरेंट लीक होता है तो उसके साथ में ऑयल भी थोड़ा थोड़ा निकलता है। इसलिए कहीं भी अगर पाइप में कहीं भी लीकेज है, कंडेंसर में या फिर कूलिंग कॉइल में, तो वहाँ पर समझ लीजिए ऑयलिंग है, तो समझ लीजिए कि यहाँ पर लीकेज है। तो लीकेज को पहचानने के लिए अब देखिए, या तो आप, पहला ऑप्शन है कि आप पूरे कंडेंसर को साबुन के झाग से पूरा चेक करें, फिर उसके बाद पूरे कॉपर पाइप लाइन को आप इंडोर से आउटडोर तक पूरा चेक करें साबुन के झाग से, या फिर पूरे इंडोर को आप चेक करें साबुन के झाग से। तब आप पकड़ पाएंगे कि हाँ लीकेज मेरा कहाँ, एक्चुअल जगह कहाँ पे है। लेकिन आप इस प्रॉब्लम से, बड़े प्रोसेस से बचने के लिए सीधा आपको कूलिंग कॉइल खोलना है, ऑयलिंग चेक करना है कि ऑयल कहाँ पे है। ऑयल कहीं नहीं मिला, सीधा आउटडोर में जाना है, आउटडोर में खोल करके देखना है ऑयल कहाँ है। अगर आउटडोर कंडेंसर में भी ऑयल नहीं है कहीं, इंडोर में भी ऑयल कहीं नहीं है, तो पाइपलाइन में आपको जो कम्युनिकेशन पाइपलाइन होता है उसे आपको चेक करना है, जहाँ पर फ्लेयर नट जुड़ा होता है। या तो कभी कभी ऐसा होता है कि पाइपलाइन टकरा करके किसी अगर स्क्रू से या फिर बॉडी से टकरा करके वहाँ पर लीक हो जाता है, तो वहाँ पर चेक करना है। कंडेंसर में देखेंगे तो ऑयल होगा, तो समझ लीजिए कि कंडेंसर में कहीं ना कहीं लीकेज है। जहाँ पर ऑयल होगा उसके अराउंड में, आसपास में आप लीकेज चेक करेंगे तो वहाँ पर मिल जाएगा। चाहे यू बैंड पे हो तो यू बैंड पे ऑयलिंग होगा, अगर इंडोर में यू बैंड पे हो या फिर कूलिंग कॉइल में, कंडेंसर में बीचों बीच में, कभी कभी बीचों बीच में हो जाता है लीकेज, तो आपको इस तरह से पहचान कर लेना है। तो अगर आप मानिए कि वर्कशॉप कंप्रेसर से, एक चीज़ और है, अगर आपके पास नाइट्रोजन नहीं है तो R410 का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? R410 का भी प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आपके पास नाइट्रोजन नहीं है तो R410, देखिए R22 में अगर आप सोच रहे हैं कि R22 हमारा सिस्टम है, उसमें R410 का हम प्रेशर डाल के कैसे चेक करेंगे, लीकेज कैसे चेक करेंगे, फ्लश कैसे करेंगे, बाद में दिक्कत होगा? नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैं इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ। अगर आपका सिस्टम R22 है, अगर आप R410 से आप फ्लश करना चाहते हैं, उसमें प्रेशर डाल के लिए लीकेज चेक करना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में नाइट्रोजन का एक बार फ्लश करना है, 1 साइकिल या फिर 2 साइकिल फ्लश करना है, आपको वैक्यूम कर देना है, पूरे सिस्टम को अच्छी तरह से वैक्यूम कर देंगे तो R410 का उसमें 0% उसमें रह जाएगा। तो आप इसे R410 का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ इसके ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं ऐसा। R410 से लीकेज भी चेक कर सकते हैं, R410 से फ्लश भी मार सकते हैं। R410 में अगर रेफ्रिजरेंट पूरा ख़त्म हो जाता है तो बॉटल में थोड़ा सा प्रेशर बचता है, वो प्रेशर भी काफ़ी काम में आ जाता है फ्लश मारने के लिए। अगर आप R22 से फ्लश मारते हैं, R32 से फ्लश मारते हैं, तो R32 फ़िलहाल कुछ तो है थोड़ा प्रेशर, लेकिन R22 में बिल्कुल ऐसा प्रेशर नहीं होता है जिससे आप फ्लश मार सकें सिस्टम में। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, इसीलिए नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप ध्यान से, अगर जैसे कि आप वाल को खोल रहे हैं नाइट्रोजन का प्रेशर डालने के लिए, अगर थोड़ा सा आप ध्यान नहीं देते हैं, यानी कि आप सावधानी से वाल को नहीं खोलते हैं, तो आपका कूलिंग कॉइल भी कहीं ना कहीं से फट जाएगा, इतना ज़्यादा प्रेशर होता है। जैसे वाल को खोलते हैं, वाल को खोलते ही इतना तेज़ी से प्रेशर जाता है उसमें कि आप पूछिए मत, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। तो आप अगर झटके से खोल देते हैं और थोड़ी देर आप बंद नहीं करते हैं तो कूलिंग कॉइल को फाड़ देगा, वो कॉपर पाइप कहीं ना कहीं फट जाएगा और वहाँ से प्रेशर निकलने लगेगा। इसीलिए नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। मुझे लगता है कि आपके लिए वीडियो यूज़फुल रहा होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब यहाँ पे देखिए ना, इंस्टॉलेशन के बाद का जो प्रोसेस है, स्प्लिट एसी जब इंस्टॉल कर लेते हैं, एक्चुअली मैं यही एसी अनइंस्टॉल किया था दूसरी जगह पे लगाने के लिए, लेकिन वापस से कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से मैं वो एसी वहाँ पे इंस्टॉल नहीं किया, बल्कि यहीं पे मैंने इंस्टॉल कर दिया वापस। तो आउटडोर इंस्टॉल करने के बाद का जो प्रोसेस है ना, हमने टेप मार दिया था और गैस हमने लॉक कर दिया था। अब इसको देखिए, इसके आगे का प्रोसेस क्या है। चाहे नया एसी इंस्टॉल हो या फिर पुराना एसी इंस्टॉल कर रहे हो, सबका प्रोसेस सेम होता है।
कैसे करना है, क्योंकि जो नया एसी होता है आउटडोर में गैस स्टोर होता है कंपनी से, और जो पुराना एसी है उसमें भी हमने आउटडोर में गैस स्टोर कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए ये फ्लेयर नट यहाँ पे लगा हुआ है, फ्लेयरिंग बना हुआ है पहले से ही, और इसको भी हम यहाँ से खोलेंगे। ये हमने निकाल दिया। ये इसका सर्विस वाल्व है सक्शन लाइन का और डिस्चार्ज लाइन का। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि सिस्टम में गैस है कि नहीं है, तो उसके लिए कोई भी एक सर्विस वाल्व को खोलिए, या तो यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, जो चार्जिंग वाल है ना, यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। कैसे? इसे हम खोलेंगे चार्जिंग वाल को, और यहाँ से इसके पिन को दबाएंगे। तो देखिए यहाँ से तो फ़िलहाल नहीं निकल रहा क्योंकि गैस लॉक है। तो यहाँ से मैं ये वाल की से मैं इसे थोड़ा सा खोलूँगा। ये देखिए गैस निकल रहा है ना, इसमें गैस है। तो अब देखिए आगे का प्रोसेस जो है किस तरह से हमें करना है। ये हम दोनों वाल्की को खोल देंगे, क्योंकि दोनों हमारा डिस्चार्ज लाइन और सक्शन लाइन दोनों लॉक है, दोनों गैस लॉक है। तो इसे हम कनेक्ट करेंगे यहाँ पर। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर टेफ्लॉन टेप लगा लेता हूँ, ताकि गैस लीक होने के चांस ना हो। फ़िलहाल अगर फ्लेयर सही से बना है तो टेफ्लॉन टेप लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो टेफ्लॉन टेप हम नहीं लगाएंगे। और इसे हम लाइन को बंद करेंगे, पहले सक्शन लाइन को बंद कर देते हैं। तो अब देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पे मैं बता दूँ कि ये जो फ्लेयरिंग नट है ना, इसे बैठाने के लिए जब तक इसका सीधा बिल्कुल एकदम सीधा पाइप बैठेगा नहीं, तब तक ये फ्लेयर नट आप नहीं बैठा सकते किसी भी कीमत पे। अगर थोड़ा भी टेपर है तो आप इसे नहीं बैठा सकते, टाइट ही नहीं होगा, एक भी चूड़ी टाइट नहीं होगा। तो कभी भी इसको बैठाने के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सीधा बिल्कुल पाइप होना चाहिए। अब देखिए नया एसी में कुछ लोग कहते हैं कि वैक्यूम टेक्नीशियन ने वैक्यूम नहीं किया, तो उसे कैसे करते हैं हम? वैक्यूम करने की ज़रूरत नहीं है। नया एसी होता है तो वैक्यूम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास वैक्यूम पंप है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये है ना, इसे हम टाइट कर देते हैं, उसके बाद हम बताते हैं। ये सक्शन लाइन हमारा टाइट हो गया। अगर वैक्यूम पंप है तो भी और नहीं है तो भी कैसे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन दोनों सर्विस वाल्व को, दोनों फ्लेयर नट को हमें बंद कर देना है। दोनों फ्लेयर नट हमारा बंद हो चुका है। मानिए अभी मैं छोड़ा हूँ कि वैक्यूम पंप हमारे पास नहीं है, तो दोनों हमारा फ्लेयर नट बंद हो चुका है। अब यहाँ पर हम चार्जिंग लाइन को लगाएंगे, और वैक्यूम जैसे किया जाता है ना, दोनों उस समय ध्यान रहे कि दोनों सर्विस वाल्व जो वाल की है ना, दोनों क्लोज होना चाहिए, गैस बंद होना चाहिए। तो हमें सिर्फ इंडोर को वैक्यूम करना है। तो यहाँ से हम चार्जिंग लाइन लगा करके और वैक्यूम करेंगे। तो हमारा जो ये सक्शन लाइन में और डिस्चार्ज लाइन में इंडोर में जितना भी एयर है वो खींच लेगा, पूरा बाहर खींच लेगा, तो ये हमारा वैक्यूम कंप्लीट हो जाता है इंडोर में। आउटडोर में वैक्यूम करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आउटडोर में ऑलरेडी गैस स्टोर है, इसलिए आउटडोर में हमें वैक्यूम करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इंडोर वैक्यूम करने की ज़रूरत है। तो यहाँ से हम चार्जिंग लाइन को यहाँ पे लगाएंगे, और चार्जिंग लाइन इंडोर से लेकर के पूरा खींच लेगा जितना इंडोर में है, क्योंकि ये इंडोर में जा रहा है, ये डिस्चार्ज लाइन से जा रहा है इंडोर में, और यहाँ से वापस आ रहा है ये, तो यहाँ से आकर के खींच लेता है पूरा। आउटडोर सेफ़ है आउटडोर में, क्योंकि इसमें गैस स्टोर है पहले से। अब देखिए डिस्चार्ज, हमारे पास वैक्यूम पंप नहीं है तो हम क्या करेंगे? अगर वैक्यूम पंप नहीं है तो उस केस में हमें क्या करना है कि ये सक्शन लाइन का वाल की है ना, थोड़ा सा खोलेंगे तो यहाँ से गैस जाएगा इंडोर में, इंडोर से वापस ये डिस्चार्ज लाइन के रास्ते से वापस आएगा, और निकलते निकलते में गैस निकलते निकलते में जब आपको लगे कि एयर निकल गया है और गैस आ रहा है, उसके बाद इसे क्या करना है कि ये फ्लेयर नट को हमें बंद कर देना है जल्दी जल्दी करके। तो चलिए देखते हैं, खोलते हैं इसे। अभी देखिए इंडोर से आएगा गैस, ये देखिए
देखिए इंडोर से आ रहा है ना, यहाँ से जा रहा है गैस और यहाँ से आ रहा है। तो थोड़ा सा खोलते हैं। यहाँ से जितना भी एयर था ना वो धक्का मार के यहाँ से फेंक रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसे गैस निकलते निकलते में इसे हम बंद कर देंगे। देखिए निकल रहा है ना, गैस आने लगा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे हम बंद कर देंगे डिस्चार्ज लाइन के फ्लेयर नट को। निकलते निकलते में बंद कर देना है गैस। गैस बंद नहीं करना, निकलते निकलते में गैस आपको ये फ्लेयर नट आपको टाइट कर देना है। देखिए अभी भी निकल रहा है, थोड़ा सा गैस निकलेगा लगभग 50 ग्राम के अराउंड में या फिर 20 ग्राम जो भी निकला। अब ये गैस खोलने से पहले आपको यहाँ पे एक क्लियर कर लेना है कि यहाँ पर एक जॉइंट होता है, जो इंडोर से निकल रहा है ना, यहाँ पर एक जॉइंट होता है। तो इसे पहले क्लियर कर लेना है कि वो फ्लेयर नट बंद है कि नहीं। वो बंद हो गया है तो हमें क्या करना है कि गैस को पूरा खोल देना है। यहाँ से पहले थोड़ा खोलना है, थोड़ा खोल करके हमें लीकेज चेक कर लेना है। तो ये हम वायरिंग बाद में करेंगे, वायर हमारा बिखरा हुआ है। तो हम लीकेज को चेक कर लेते हैं कि लीकेज तो नहीं है। तो यहाँ से हम फेरी को यहाँ से डालते हैं, जो साबुन को लीकेज चेक करने के लिए साबुन के झाग को डालते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर लीकेज नहीं है। लीकेज होता तो इतने में पता चल जाता। यहाँ पर लीकेज नहीं है, इतने में पता चल जाता है। तो फ्लेयर हमारा अगर सही बना रहेगा ना तो टेफ्लॉन टेप लगाने की ज़रूरत नहीं है और लीकेज भी हमारा अच्छे से बंद हो जाता है। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम पूरे गैस को खोल देंगे। और जब पूरा गैस खोल देते हैं ना तो उसके बाद क्या होता है कि प्रेशर बढ़ जाता है थोड़ा सा। फिर बाद में थोड़ा सा और लीकेज चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमने पूरा गैस खोला तो प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया है। अभी पहले थोड़ा गैस हमने खोला था तो प्रेशर कम था। यही प्रोसेस होता है चाहे नया एसी हो या फिर पुराना एसी हो। अब वायरिंग की बात की जाए अगर, तो ये हमारे पास 4 वायर हैं। एलजी का सिस्टम है ये। तो यहाँ पर 4 वायर है, 2 वायर न्यूट्रल और लाइन यहाँ पर आता है, इंडोर से डायरेक्ट आता है ये। इसका सर्किट डायग्राम मैं बाद में बताऊंगा। और यहाँ पे कंट्रोल वायर होता है, एक फ़ैन के लिए होता है। तो यहाँ पर इस तरह से 4 वायर होते हैं। 4 वायर इंडोर में भी होते हैं। तो इसका वायरिंग मैं बाद में किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा, प्रैक्टिकल बिल्कुल दिखा करके। यहाँ से समझ में नहीं आएगा। तो बस वायरिंग करने का जो तरीका है, जो इंडोर में जिस तरह से वायर लगाएंगे उसी तरह से वायर हमें आउटडोर में भी लगा देना है। वायरिंग हमारा कंप्लीट हो जाता है, चाहे जो भी एसी हो। जो कलर कोड से कोई मतलब नहीं होता है। फ़िलहाल डायग्राम में कलर कोड दिया जाता है। तो अगर डायग्राम देख करके कर रहे हैं तो जो कलर कोड दर्शाया गया है वही कलर कोड आपको लगाना है। फ़िलहाल ये अलग वायर है, मैं अलग वायर ख़रीद करके लगाया हूँ ये। तो ये इसमें कलर कोड का कोई वो नहीं है। लेकिन लाइन में रेड कलर का वायर और न्यूट्रल में ब्लू कलर का वायर या फिर ब्लैक कलर का वायर लगाएं तो बेहतर होगा। रेड कलर का वायर हमेशा लाइन में यूज किया जाता है, यानी कि फेस सप्लाई में। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, बस वायरिंग करना है। उसके बाद एसी को ऑन करवाना है। इंडोर कंप्लीट है। इंडोर में वीडियो शूट नहीं कर पाया, इसलिए वहाँ का वीडियो मैं आपको दिखा नहीं पाया।
अब देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि जो आप वाल की खोल रहे हैं ना, इसको अच्छी तरह से खोलना चाहिए, बिल्कुल टाइट खोलना चाहिए, ताकि यहाँ पर आके कि बैठ जाए। यहाँ पे एक वाल होता है, ताकि यहाँ से लीकेज होने के चांस ना हो, इसलिए अच्छे से इसको खोल करके इतना खोलना चाहिए ताकि यहाँ पर आकर के टच हो जाए और अच्छे से टाइट हो जाए ये। अब इसे हम यहाँ से बंद कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ बाकी हमारा वायर लगा करके हम एसी को ऑन करवाते हैं, फिर देखते हैं इसका कूलिंग चेक करते हैं। फ़िलहाल पहले जब मैं गैस स्टोर किया था तो गैस इसका कंप्लीट था, तो अभी भी फ़िलहाल ये गैस कंप्लीट ही होगा, क्योंकि गैस कम होने के चांस नहीं है इसमें, क्योंकि थोड़ा सा गैस निकला है, उतने से कुछ नहीं होता है। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब तो एक बार फिर से हम लीकेज को चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमने पूरा गैस खोल दिया है। तो अभी देख सकते हैं कि लीकेज नहीं है यहाँ पे। देखिए लीकेज नहीं है यहाँ पे। लीकेज होता है इतने में मालूम हो जाता, पूरा गैस खोल चुका हूँ इसमें। 150 के ऊपर स्टैंडिंग प्रेशर है इसका, फिर भी कोई भी यहाँ पर एक भी बुलबुला नहीं दिख रहा है। तो चलिए वायर को कनेक्ट करते हैं। उसके लिए मैं मोबाइल थोड़ा सा बंद करूँगा, वायरिंग करके फिर मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी मैं देने वाला हूँ। एक विंडो एसी है जिसका मैं कंप्रेसर रिप्लेस कर रहा हूँ। कंप्रेसर मैं रिमूव कर दिया हूँ, फ़िलहाल मैं वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैं बताता हूँ, कूलिंग कॉइल को अलग और कंडेंसर को अलग अलग करके फ्लश करना है, और कंप्रेसर के साथ में नहीं। कंप्रेसर मैं नया लाया हूँ, देख सकते हैं आप। कंप्रेसर नया लगाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं सिस्टम को फ्लश करूंगा। आखिर ये कंप्रेसर ख़राब क्यों हुआ? हो सकता है कि इसमें ऑयलिंग हो, कचरा हो, और ये फ़िल्टर लगा हुआ है। आप देख सकते हैं, ये मैं बोला था ना कि जब भी कंडेंसर का जो आउटपुट निकलता है, देखिए कंडेंसर का ये आउटपुट है ना, ये आउटपुट निकल रहा है। आउटपुट निकलते ही यहाँ पर ड्रायर फिल्टर लगा हुआ है। इसके बाद यहाँ से मैं कैपिलरी को कट कर दिया हूँ, क्योंकि कैपिलरी मैं नया लगाने वाला हूँ, इसलिए कैपिलरी को कट कर दिया। यहाँ पर कैपिलरी जॉइंट होगा, ये आउटपुट है। उसके बाद ये चला जाएगा वहाँ पे कूलिंग कॉइल के साथ में, जो कैपिलरी जाके कूलिंग कॉइल में जॉइंट होता है ना, लिक्विड लाइन ये होता है। तो यहाँ पर हम कैपिलरी को जॉइंट करेंगे, और यहाँ पे अब इसको फ्लश कैसे करना है इसको समझ लीजिए। ये कंप्रेसर का डिस्चार्ज जो है ना, ये कंप्रेसर का डिस्चार्ज जो निकल रहा है यहाँ से, वो यहाँ पे जॉइंट था। ये कंप्रेसर का डिस्चार्ज निकल रहा है यहाँ से, ये जाता है कहाँ पे? कंडेंसर में। कंडेंसर के इनपुट में जाता है इनपुट। अब इसके बाद आउटपुट यहाँ से निकलता है, कंडेंसर में पूरा घूम करके आउटपुट यहाँ से निकलता है, ड्रायर फिल्टर में जाता है। उसके बाद कैपिलरी से होता हुआ चला जाता है कूलिंग कॉइल में। कूलिंग कॉइल से फिर वापस ये मोटे पाइप के रास्ते से, ये सक्शन लाइन है, मोटे पाइप के रास्ते से आकर के कहाँ पे जुड़ता है? कंप्रेसर के ये रिसीवर में यहाँ पे आके जुड़ता है। रोटरी कंप्रेसर है। तो फ्लश मारने के लिए अब देखिए, कंडेंसर को अलग फ्लश मारेंगे, कूलिंग कॉइल को कैसे? जो डिस्चार्ज लाइन निकलता है कंप्रेसर का, जहाँ पे जॉइंट होता है, यहाँ पर हमने एक चार्जिंग पिन वाल्व यहाँ पे हमने जॉइंट कर दिया है। अब यहाँ पे मैं ब्रेजिंग कर दूंगा इसे, और यहाँ से मैं रेफ्रिजरेंट हमारे पास है प्रेशर मारने के लिए, तो रेफ्रिजरेंट से मैं प्रेशर मारूंगा, और यहाँ से आउटपुट निकलेगा। यहाँ से निकलेगा, जो भी कचरा ऑयल होगा वो यहाँ से निकल जाएगा। अब कूलिंग कॉइल को फ्लश मारने के लिए मैं यहाँ से या तो ये मोटे पाइप के रास्ते से यहाँ से प्रेशर डालूँगा और यहाँ से निकलेगा, या तो यहाँ से डालूँगा, यहाँ से निकलेगा। तो कहीं से भी डाल सकते हैं। तो मैं देखता हूँ अभी यहाँ से डालूँगा, और यहाँ से कैपिलरी के रास्ते से निकलेगा, या तो यहाँ से डालूँगा, यहाँ से निकलेगा। तो चलिए इसको ब्रेजिंग करके उसके बाद फ्लशिंग करते हैं।
ये हमने ब्रेजिंग कर दिया, पिन वाल्व यहाँ पे जॉइंट हो चुका है। अब यहाँ से हम गैस का प्रेशर मारेंगे। सिलेंडर लाया हूँ तो उसको मैं यहाँ से खोल देता हूँ। इसे भी ज्वाइन करते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक लाइन का यूज़ करेंगे प्लस करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे सिर्फ एक लाइन का यूज करूँगा। एक पाइप हमने ज्वाइन कर दिया और एक हम सिलेंडर में ज्वाइन करते हैं। एक सिलेंडर में ज्वाइन कर रहा हूँ। यहाँ सिलेंडर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पे ज्वाइन कर दिया हमने। अब यहाँ से प्रेशर को खोलूँगा, यहाँ से जाएगा इस लाइन से, जो कंप्रेसर का डिस्चार्ज यहाँ पे जुड़ता है, ये यहाँ से उसका कंडेंसर से होता हुआ पूरा फ्लश करता हुआ ये लाइन से निकलेगा, ये वाली पाइप से। दिखाई दे रहा है? हाँ, ये वाली पाइप से निकलेगा। मैं यहाँ से ना खोलता हूँ। पाइप अभी गर्म है, मेरा हाथ भी जल गया थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा ऑयल निकल रहा है। चोकिंग बहुत ज़्यादा है इसमें, देखिए। इसी वजह से कंप्रेसर ख़राब हुआ है। अब ये R22 है, इसका प्रेशर ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन अगर इसकी जगह पे R410 होता तो और बेहतरीन तरीके से ये फ्लश होता। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये इसमें कचरा जमा हुआ है। तो इसको अंगूठे से दबा दबा करके इसको फ्लश करेंगे। ये आप देख सकते हैं। ये भी कुछ हद तक ये साफ हो गया है।
ये आप देख सकते हैं। कंडेंसर में ऑयलिंग है अभी। ये हम सक्शन लाइन को भी यानी कि कूलिंग कॉइल को भी इसी तरह से फ्लश करेंगे। तो ये कंडेंसर फ्लश हो चुका है अभी। अब हम कूलिंग कॉइल को भी इसी तरह से फ्लश करते हैं। तो तब तक मैं वीडियो को स्किप करता हूँ, मैं पाइप यहाँ पे ज्वाइंट करता हूँ और ये कूलिंग कॉइल को भी फ्लश करते हैं अभी। अभी हाथ कहाँ साफ करूँ? तो अभी आप देख सकते हैं ये हमारा कंडेंसर फ्लश हो चुका है। अब मैं यहाँ से जॉइंट छुड़ा करके अब मैं यहाँ पे जॉइंट कर दिया हूँ। ये यहाँ से जाएगा कैपिलरी के रास्ते से कूलिंग कॉइल में जाएगा, कूलिंग कॉइल में जाएगा। उसके बाद यहाँ से सक्शन लाइन के रास्ते से वो वापस आएगा। यहाँ से अब मैं ये पिन वालों को मैं जॉइंट कर दिया हूँ यहाँ पे देखिए, दिख रहा है कि नहीं, क्लियर नहीं दिख रहा है। यहाँ पे मैं जॉइंट कर दिया हूँ। अब यहाँ से जाएगा कूलिंग कॉइल में और कूलिंग कॉइल से वापस इस सक्शन लाइन के रास्ते से यहाँ से वो वापस आएगा। तब ये कूलिंग कॉइल भी क्लीन हो जाएगा। आपने देखा कितना ज़्यादा ऑयल निकला हुआ है, देखिए आप देख सकते हैं ये सारा ऑयल निकला है कंडेंसर में से। इसी वजह से कंप्रेसर दीवार में भी देखिए, इसी वजह से ये कंप्रेसर ख़राब हुआ था। तो चलिए यहाँ से थोड़ा सा गर्म है, अभी थोड़ा सा ठंडा हो जाए, उसके बाद यहाँ से प्रेशर डालते हैं और पूरा कूलिंग कॉइल क्लीन करके यहाँ से बाहर निकलेगा रेफ्रिजरेंट। ये गैस है, इससे मैं फ्लश मार रहा हूँ। मेरे पास नाइट्रोजन नहीं है तो गैस से ही फ्लश मार रहा हूँ मैं। उसके बाद एक कंप्रेसर को इंस्टॉल करेंगे, फिर इसमें गैस चार्जिंग करेंगे। और ये चीज़ यहाँ पर मैं सेल्फ वैक्यूम करने वाला हूँ, वैक्यूम पंप नहीं है तो मैं सेल्फ वैक्यूम करने वाला हूँ। स्प्लिट ऐसी होता है तो एक रास्ते से गैस डालिए और दूसरे रास्ते से निकाल लीजिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें ये हमारा यहाँ से हम सेल्फ वैक्यूम करेंगे, जो कंपनी वाले ने करके दिया है सेल्फ वैक्यूम, यहाँ से वहीं से हम सेल्फ वैक्यूम करेंगे। यहाँ से सारा सिस्टम क्लोज कर देंगे, उसके बाद कंप्रेसर को स्टार्ट करेंगे और यहाँ से बाहर निकलेगा जितना भी इसमें एयर होगा सब यहाँ से बाहर निकल जाएगा। लेकिन उससे पहले सब कुछ लॉक कर देंगे हम। मैं दिखाऊंगा अभी प्रैक्टिकल करके कि किस तरह से लॉक किया जाता है और किस तरह से यहाँ से सेल्फ वैक्यूम किया जाता है। तो चलिए अभी ये अभी भी गर्म है, क्योंकि गर्म है तो ये वाल जल जाएगा, इसलिए थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तो चलिए इसे हम करते हैं, लगाते हैं इसमें। तो यहाँ से हम लाइन को कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ से गैस को खोलते हैं। ब्रेजिंग नहीं हुआ सही से, थोड़ा सा लीक रह गया है, उसे हम ब्रेजिंग कर देते हैं। उसके बाद तो हम जॉइन करते हैं।
ये बंद हो गया है। मैं थोड़ा सा ठंडा हो जाए अभी। अभी गर्म है। अभी बहुत गर्म है, जला देगा ये। वीडियो को पॉज करता हूँ मैं, क्योंकि ये रबर को जला देगा। तो थोड़ा सा मैं पानी लेके आया हूँ ठंडा करने के लिए, ताकि जल्दी ठंडा हो जाए और मैं जल्दी काम ख़त्म कर सकूँ। तो चलिए, ठंडा हो गया है। अब यहाँ से गैस को खोलता हूँ मैं। अब यहाँ से देखिए, ये सक्शन लाइन के रास्ते से निकल रहा है। यहाँ देखिए कूलिंग कॉइल में भी ऑयल है। कूलिंग कॉइल में उतना फिलहाल उतना ज़्यादा नहीं है, देख सकते हैं आप। कूलिंग कॉइल में कम है। इस तरह से प्रेस मारते हैं, आप देख सकते हैं। चलिए, इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं है, साफ़ है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कैपिलरी चेंज करना। ये हमारे पास एक और स्प्लिट एसी है, इसका भी एक एसी हमने कर दिया, वो चल रहा है अभी अच्छा खासा। जो एसी लीकेज था ना, यहाँ पे एसी देखिए चल रहा है। और सक्शन लाइन अगर पकड़ के देखे, पूरा बिल्कुल चिल्ड है एकदम। मैं यहाँ से साफ़ कर दिया हूँ, और जहाँ पे लीकेज था यहाँ से मैं बंद कर दिया हूँ। लेकिन एक दूसरा एसी है, दूसरा यहाँ पर देखिए, इसमें रोटरी कंप्रेसर लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है ना, मैं आया हूँ यहाँ पर, देखा हूँ तो यहाँ पर ऑयल निकला हुआ था। नीचे देखिए ऑयल गिरा हुआ है नीचे टपक के। मैं समझ गया कहीं ना कहीं पाइप फटा हुआ है इसका। तो यहाँ पर आकर के मैं चेक किया, तो मैं आपको दिखाऊँ अगर इसका लीकेज। तो यहाँ पर ये देखिए, ये देखिए पाइप फटा हुआ है ना। देखिए ये कहाँ पे है, 4 वे रिवर्सिंग वाल्व का जो ना डिस्चार्ज लाइन जो निकल रहा है कंप्रेसर से,
कंप्रेसर से डिस्चार्ज नाल निकल रहा है, ये यहाँ पे ये फटा हुआ है, देखिए डिस्चार्ज लाइन। 4 वे रिवर्सिंग वाल्व का जो पाइप है ना, ये पाइप फट गया है, दिखाई दे रहा है आपको। तो इसे हम अभी इसे ये जो फटा हुआ है इसे हम रिपेयर करेंगे अभी। और रिपेयर कैसे करना है इसको भी मैं दिखाऊंगा, अभी सिखाऊंगा कि किस तरह से इसे रिपेयर करना है। क्योंकि ऐसे जगह पे ना 4 वे रिवर्सिंग वाल्व, देखिए 4 वे रिवर्सिंग वाल्व के ठीक नीचे वाला पाइप है फटा है। और यहाँ पर एक कैपलरी, ये जो है ना 4 वे रिवर्सिंग वाल्व की कैपलरी लगी हुई है, इसे भी बचाना है और इसे ब्रेजिंग भी करना है। यानी कि आपको 4 वे रिवर्सिंग वाल्व भी बचाना है, कैपलरी छूटने ना पाए इसका जॉइंट। क्योंकि यहाँ पे जब हम फ्लेम मारेंगे तो ये कैपलरी छूट जाएगा यहाँ से। तो इसे कैसे बचाना है कैपलरी को और कैसे इसे ब्रेजिंग करना है, इसको हम सीखेंगे अभी बिल्कुल प्रैक्टिकल करके। तो चलिए उससे पहले मैं खाना खा लेता हूँ, उसके बाद मैं इसको करूँगा, क्योंकि बहुत धूप है और टाइम हो गया है खाना खाने का। तो चलिए इसका ब्रेजिंग करना स्टार्ट करते हैं। लीकेज पहले देख लीजिए, बारीकी से देखिए लीकेज, देखिए यहाँ पे है, देखिए ये देखिए सफ़ेद कलर का निकल रहा है हल्का हल्का, ये देखिए यहाँ से लेके इस तरह से पाइप फटा हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक पाइप फटा हुआ, बहुत बारीक है ये। तो इसको कवर करने के लिए 4 वे रिवर्सिंग वाल्व को बचाने के लिए एक कॉटन का कपड़ा चाहिए, लेकिन कॉटन का कपड़ा नहीं है मेरे पास, मैं टिश्यू पेपर लाया हूँ और इसी को भिगा करके मैं इसको कवर करूँगा। तो चलिए इसे कवर करता हूँ, उसके बाद मैं ब्रेजिंग करके मैं पहले गैस निकाल देता हूँ। इसमें गैस है, 60 का प्रेशर है, तो यहाँ से मैं निकाल देता हूँ खोल के। यहाँ से खोल दिया मैं और ये छोड़ दूंगा इसे, क्योंकि चाहे तो मैं पिन वाल भी निकालूं, इसका पिन निकालूं, या तो यहाँ से खोल दूं, बात तो एक ही है। तो इसे गैस निकल जाने देते हैं पूरा, उसके बाद यहाँ से हम ब्रेजिंग करना स्टार्ट करते हैं। देखिए लीकेज आप देख पा रहे हैं कि नहीं, कैमरा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, इतना धूप है कि दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए यहाँ पे है लीकेज, मुझे ये कैपलरी बचाना है, ये वाला कैपलरी बचाना है और यहाँ पर ब्रेजिंग करना है मुझे। मैं टिश्यू पेपर लगा करके इसे कवर कर देता हूँ और टिश्यू पेपर भिगा करके फिर मैं ब्रेजिंग करना स्टार्ट करता हूँ। तो ब्रेजिंग करना में स्टार्ट करते हैं।
ये हमारा ब्रेजिंग कंप्लीट हुआ है। अब देखते हैं कि ये ब्रेजिंग सक्सेस हुआ है कि नहीं, क्योंकि ये कैपिलरी को मैं बचाया हूँ। कैपिलरी को बचाते बचाते मैं ब्रेजिंग किया हूँ। और ये देखिए टिश्यू पेपर जो मैं लगाया था जल गया है। तो इसमें अभी प्रेशर डालते हैं और देखते हैं कि क्या लीकेज बंद हुआ। तो लीकेज में डालते हैं और लीकेज चेक करते हैं प्रेशर डाल के। यहाँ पे था लीकेज, फिलहाल अभी तो नहीं दिख रहा है। 50 का प्रेशर हुआ है। तो इसमें प्रेशर हम डालते हैं, देखते हैं क्या होता है। लगता है सक्सेसफुल रहा हमारा ब्रेजिंग। जो मैं बचा बचा के ब्रेजिंग किया हूँ ये सक्सेस रहा, क्योंकि अभी लीकेज नहीं दिख रहा है। और बारीक झाग से अभी हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे लीकेज नहीं है, लीकेज हमारा बंद हो चुका है। अब यहाँ से टिश्यू पेपर को हम निकाल देते हैं जो सेफ्टी के लिए हमने लगाया था। और इसमें हम गैस चार्जिंग करते हैं। अब देखिए ना, इसमें मैं बिना वैक्यूम के गैस चार्जिंग करूँगा और देखते हैं सक्सेस होता है कि नहीं। वैक्यूम पंप मैं लाया नहीं है मेरे पास में वैक्यूम पंप। और इसमें मैं प्रेशर एक तरफ से डाल के एक तरफ से निकाल दूँगा और उसके बाद गैस